हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटा जी, जैसे कि लास्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि इस अपडेटेड टॉपिक की 2 वीडियोस आएंगी, जिसमें कि लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी मीडियम कंटेंट आपको डिलीवर किया था। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आई है, जिसमें हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 यानी पॉलिटिकल साइंस का हम क्लास 10th का ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक को अपडेट किया गया। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के लिए करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी ज्योग्राफी के लिए आएगी। तो सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और चाहे तो अपनी एनसीईआरटी को साथ में ओपन रख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको समझने में हेल्प होगी। चलिए, सबसे पहले बेटा जी एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर ये भी देख रहे हैं तो बेटा जी यहाँ पे ना एक चीज रह गई थी हिंदी मीडियम वाली वीडियो में, तो उसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैं साथ में आपको भी समझा दूंगी। पहला पॉइंट है, जो कवर पेज है बेटा हमारी एनसीईआरटी का, उसे चेंज किया गया है। पिक्चर ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग रिप्लेस विद द पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट। जैसा कि हम सबको पता है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुकी है, तो जो आपके फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट फ्रंट पे एक्चुअल में जो पार्लियामेंट की पिक्चर थी, उस बिल्डिंग को चेंज करके न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिखा दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, लेकिन और पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको ठीक से देख लीजिए एक बार को कि क्या आपका यहां पे कवर पेज पे क्या चीज अपडेट की गई है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 का बेटा अगर पेज नंबर आप 4 पे आओगे तो आपका एक पैराग्राफ है जिसमें सिविल वॉर के बारे में बताया गया है। आपको याद होगा या फिर बुक में देखते रहिए, जहां पे ये बताया गया था कि जो श्रीलंका है वहां पे मैजोरिटरिज्म हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर हो गई थी। और आपको ना यहाँ पे यू हैव रीड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th ऐसा करके दिया गया है, बट उसको चेंज कर दिया गया। उसकी जगह पर आपकी सिंपल लाइन लिख दी गई है, द सिविल वॉर हैज कॉज्ड terrible setback to the social culture and economic life of the country. It ended in 2009. ऐसी सिविल वॉर जो कि बेटा जी जिसने वहां के लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल दिया था, लोग इधर से उधर चले गए थे, कई सारे लोग मारे गए थे, और ये जब खत्म हुआ 2009 में, तो आप इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी इको का जो डाटा है वो भी चेंज है बेटा थोड़ा सा, उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स का जब चेंजेस पढ़ेंगे तब बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है बेटा आपका इसी चैप्टर में पावर शेयरिंग में ही द सेकंड पैराग्राफ। आपका सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 6 पर, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड पैराग्राफ के आपका पेज नंबर 6 पे, tyranny of the majority is not just oppressive for the minorities, often bring ruin to the majority as well. The tyranny of the majority is not just oppressive for the majority, is often affect majority adversely as well. बेटा यहां पे ना सिर्फ वर्डिंग को चेंज किया गया है। आप देखोगे सिर्फ वर्डिंग, मीनिंग वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर दिया गया ताकि आपकी जो बोलने का तरीका है या रीड करने का, वो थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड को यूज करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव वर्ड को यूज ना करके। ओके, ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे मीनिंग वही जाएगा आपका कि इसकी वजह से ना केवल मेजोरिटी बेटा जी, टाइनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटीज, की जो मेजोरिटी है ना केवल माइनॉरिटीज के लिए बल्कि खुद मेजोरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। द टाइनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटीज, ऑफन ब्रिंग रुइन की जगह पे आपका अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली वर्ड को ऐड कर दिया गया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया। चलिए, नेक्स्ट बच्चे आपका फेडरलिज्म में पेज नंबर 20 है आपका, जिसमें द नंबर ऑफ स्केड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन एज 21 चेंज टू 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। हमें पता है हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है वो कितनी है बेटा, 21 नहीं होकर कितनी है, 22। तो आप बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए अब उसे 22 ही मेंशन किया गया है, क्योंकि हिंदी को बच्चे कई बार सोचते थे कि नहीं हिंदी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हिंदी भी जो कि बेटा इसमें इंक्लूड है। ठीक है, टोटल कितनी 22 है, जो कि हमारी देश के अंदर जितनी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें से कुछ 22 को कलेक्ट किया गया है सेलेक्ट करके। नेक्स्ट बेटा आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, पेज नंबर 35 द थर्ड पैराग्राफ चेंज है बेटा। ये आपका वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को लेकर बताया गया है। ठीक है, पहली बात तो आप इसको देखिएगा ध्यान से। अभी हमें पता है कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है वो पास हो गया है। इसको लेकर बेटा एक वीडियो भी बनी हुई है आपके चैनल पे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को लेकर, जिसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए बनाई गई है, जिसमें सारा एक्सप्लेन किया गया। आप उसको देख लेंगे एक बार अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो।
वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैज बीन डिमांडिंग, यहाँ पे जो पुराना आपका कंटेंट है वहां पे डिमांडिंग वर्ड का यूज किया गया, यानी कि गवर्नमेंट से लगातार डिमांड कर रहे थे एक्टिविस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की वुमेन के लिए भी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होनी चाहिए। बट अब चेंज क्या हो गया, और इंपॉर्टेंट बिल है बेटा, आपको इसको पढ़ के ही जाना है कि Women's organization activists has been demanding a similar reservation at least 1/3 seats in the Lok Sabha and State Assembly for women. A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. In 2023, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Women Reservation Act 2023 has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha and state assemblies as well as Delhi assemblies. याद रखोगे लोकसभा में 33% है, सारी स्टेट असेंबलीज में, यूपी स्टेट असेंबली, आपके हरियाणा, आपकी पंजाब, आपकी एमपी, तमिलनाडु, केरला, जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहां पे स्टेट असेंबली हमारी चल रही है, प्लस में एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली को भी लिया गया। ओके, यहां पर क्या है, 33% वुमेन को रिजर्वेशन कर दी गई है पार्लियामेंट में भी, स्टेट असेंबलीज में और दिल्ली में भी। ओके, यानी कि बेटा जी, और यहां पे साइड में इसको भी देख लोगे आप कि 106 अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट हुआ है। हमें पता है हमारे संविधान के कई सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो टोटल बेटा अभी तक 106 हुए हैं, और 106 ही यही है वुमेन रिजर्वेशन एक्ट वाला। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, द कार्टून अलॉन्ग विद द कैप्शन ड्रॉप्ड। अब देखो, जो मतलब कार्टून है उसको भी अब चेंज किया करेंगे, ऑब्वियसली बात है, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड आएगा अब जो भी आएगा। थर्ड सेंटेंस ऑफ थर्ड पैराग्राफ रेफर्ड। अब बेटा हाँ, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पे आ गए हम, पेज नंबर 36। इसके भी बेटा आपकी थर्ड सेंटेंस ऑफ थर्ड पैराग्राफ चेंज किया गया है। पहले तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव एग्रीड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द कॉमनल रिवॉर्ड्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रीजन्स एंड माइनॉरिटीज, ऐसा करके दिया गया था। लेकिन अब चेंज ये हो गया है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं जो कि गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कॉमनल रिवॉर्ड्स रुकवाने के लिए स्टेप लेने चाहिए। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को आप लर्न करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न करा होगा, तो इसको आप ये वाला पॉइंट लर्न करना है, ना कि ये वाला। नेक्स्ट है आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट में से ही आपका बेटा द बॉक्स आइटम विद कैप्शन हिडन अपार्थ्या ड्रॉप, ये हटा दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 43 पे है, इसको हटा दिया गया क्योंकि कास्टिज्म बेटा जी हम इंडिया में बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे जिससे कास्टिज्म को बढ़ावा मिले, बल्कि हमें कास्टिज्म को खत्म करना है। देश के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है जिसको हमें खत्म करने का प्रयास करना है। साइड में आप थोड़ा सा देख सकते हो इसे, एज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेशनल अपार्थ्या इज मिंगल्स बोथ necessarily. The apartheid is segregation of people or racial lines segregated by law. The Population Registration Act and the Group Areas Act 1950 and also the Land Acts of 54-55 in South Africa. Untouchability is social in nature that limitize and enforce practice that are discriminatory, humiliating, एक्सप्लोटिव अगेंस्ट पीपल बिलोंग द सर्टेन सोशल ग्रुप्स। ठीक है बेटा जी, और आप ये भी बता सकते हो, मेन सबसे पहले आपका सबसे यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन एबलिश्ड अनटचेबिलिटी। हमें पता है जैसा कि बेटा जी हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, उसमें अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड कर दिया गया, तो उसी के लिए आपको बताया गया है कि किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी। तो इसके लिए ही इस जो आपका कार्टून दिया गया था इससे रिलेटेड उसको हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 53 पे कि अब जो है नेशनल पार्टी जो 6 है, किसने घोषित किया? ये इलेक्शन कमीशन है। जैसे हमें पता है हमारी पार्टी से रिलेटेड जो एक ऐसा कमीशन जो वर्क करता है इलेक्शन कमीशन है। ओके, चलिए बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में से, जिसमें बताया गया पेज नंबर 55, 54 एंड 55 में 3 पार्टीज के बारे में पहले बताया गया है, AITC, CPI एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन तीनों को हटा दिया गया। ठीक है, और कौन सी 2 पार्टी ऐड की गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी और NPP। ये चीज को पहले आप याद कर लोगे, AITC, NCP और CPI को हटा दिया गया। ओके, अब ये नेशनल पार्टीज नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो, उनकी जगह पे अब कौन सी नेशनल पार्टीज बना दी गई हैं? आम आदमी पार्टी एंड द NPP। पहले देखिए, आम आदमी पार्टी फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012 फॉलोइंग दी 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट। हमें पता है ये पार्टी का मेन एजेंडा एंटी करप्शन मूवमेंट था, जिसको लेकर ये पार्टी आई थी।
The party was founded on the idea of accountability, clean administration, transparency, and the good governance. In the year after its formation, AAP emerged as the second largest party in Delhi Legislative Assembly. It formed a government with the support of the Indian National Congress. Indian National Congress के साथ सरकार बनाई, ठीक है, एक बड़ी पार्टी बन के उभर कर आई. It also emerged as a third front in the गुजरात में भी बेटा जी थर्ड फ्रंट के रूप में आई 2022 के बाद. ओके, प्रेजेंटली आप फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन पंजाब एंड दिल्ली, और रिसेंट अभी फिलहाल किस में सरकार चल रही है बेटा इनकी, पंजाब में और दिल्ली में. ओके, लोकसभा इलेक्शन में 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें एक सीट इसको मिली है. अब कई बच्चे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम इलेक्शन तो 2024 के भी हो चुके हैं, लेकिन बेटा जी आपको इस चीज को याद रखना है कि हमेशा वो चीज याद करिए अभी फिलहाल आप 10th क्लास तक तो स्पेशली जो आपके एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है. अच्छी बात है, आप देख के जाइए कुछ टॉपिक्स को, अपडेट करके जाइए भी कि कौन कौन सा रिसेंटली अपना अपडेट चल रही है. हमारे आपको पता होना चाहिए कि इस समय पे लोकसभा में बीजेपी के पास कितनी सीट्स हैं, ये सब पता होना चाहिए. बट ज्यादा फोकस जो रहता है ना एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे रहता है, एनसीईआरटी ने जो अपडेट करके दिया है. ठीक है, तो होपफुली आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा अच्छे से. अब जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है वो तो आएगी, और बीच में आपकी अपडेट वाली ज्योग्राफी और इको के कंटेंट भी आ जाएंगे. हिस्ट्री में भी बहुत माइनर चेंज है, वो मैं साथ साथ ही बता दूंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आपकी ज्योग्राफी की लेके आएंगे जिसमें अपडेट टॉपिक बता दूंगी, और साथ साथ में आपके एमसीक्यू की सीरीज भी चलती रहेगी. अब नेक्स्ट वेट करिएगा कि एमसीक्यू की सीरीज पहले आएगी या आपके अपडेट टॉपिक नेक्स्ट आएगा. चलिए ठीक है, होपफुली बेटा आप सबको स्टूडेंट को समझ में आया होगा. फिर भी कोई अगर डिस्कशन के लिए कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. जैसा कि मैं हमेशा कह रही हूं 95+ का टारगेट है तो हमें उसे अचीव ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है. प्लस का मतलब 100 आफ्टर 100 भी होते हैं, यानी कि आपके 20 बस मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लेके आने हैं, 80 में से बाकी मार्क्स आपके हाथ में है. प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो है स्कूल में लेके आइए 20 ऑफ 20, उसके बाद आपके 80 मार्क्स का पेपर आएगा, तो 80 में से आप देखिए कितना अचीव कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच.